हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रईस धनंजय सर और आप लोगों को आपके अपना यूट्यूब चैनल रईस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी तो मेरे हम जो शॉर्ट वीडियो बनाए थे उसके माध्यम से बताए दिए थे, तो इसको फिर से भी एक बार हम बता देते हैं कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 जो एक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये एक चैप्टर का नाम है जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए आप मेरे सेशन को देखिएगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम में। उससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिसे सभी कहते हैं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको इससे बेनिफिट थोड़ा सा भी 1% भी अगर बेनिफिट हो, तभी आप मेरे सेशन को लाइक कीजिएगा और इस मेरे चैनल जो है आपका अपना चैनल जो है रईस एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख ही रहे होंगे बाबू। पहला जो क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका, ये आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है बाबू? जीवाणु से होने वाले रोग हैं, या फिर विषाणु से होने वाले रोग हैं, या फिर प्रोटोजोअल डिजीज़ है यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, या फिर कृमि से होने वाले रोग हैं। बताइएगा। इसमें समझने की यही देखिएगा आप, इसमें आप समझ सकते हैं कि जैसे ये जीवाणु है तो जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर कोई होंगे इंग्लिश मीडियम वाले तो जीवाणु को बोला जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और विषाणु को वायरस, प्रोटोजोआ का वही होता है, प्रोटोजोआ होता है, कृमि को बोलते हैं वर्म। तो देखिएगा, ये जो डेंगू बुखार है आप लोग जानते हो किसके द्वारा होने वाला रोग है, किसके कारण होता है? तो ये होता है जो डेंगू बुखार होता है एक विषाणु से होने वाला रोग है। और ये विषाणु से होने वाला रोग है, इसको बोला जाता है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार यहाँ से देखिए आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि पूछेगा डेंगू बुखार जो आता है तो ये एक मच्छर होता है, जिसको आप हम क्लास में बताए थे, आप लोग जानते ही होंगे कि उस मच्छर का क्या नाम है? फीमेल, क्या नाम है बाबू? यानी कि फीमेल एडीज, फीमेल एडीज यानी कि मादा एडीज मच्छर के काटने से यह रोग होता है। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि यह जो होता है कैसा रोग होता है? विषाणु जनित रोग होता है। इसके जो रोग जब होंगे तो इसके रोग में इसका जो लक्षण दिखाई पड़ेगा आपको, पेट में दर्द हो सकता है, बुखार, सिर दर्द, थकान, उल्टियाँ, आँखों के नीचे लाल दाने की दिखाई देने लग जाता है। और फिर इतना ही रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, इतना करेंगे तो फिर आपका सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और आजकल कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम ही दे के भाग जाता है। ये मैं उनको एक ही बताना चाहता हूँ, कब तक भागोगे बाबू? पढ़ना तो पड़ेगा ही। अभी पढ़ो या फिर अभी चैन से पढ़ लेगा 2-3 साल अच्छे से, लाइफ सेट हो जाएगी। और नहीं तो फिर ज़िंदगी भर क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करना ही पड़ेगा, वो तो समझ ही रहा होगा। अगल बगल ना विश्वास हो तो देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसमें देखिए एक और होता है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलिएगा 16 मई 2020 जो है बाबू, ये 2020 एक इसको छोड़ दीजिएगा आप। ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को, ये भी याद रखिएगा। डेंगू डे, नेशनल डेंगू दिवस यानी कि डे कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आप जानते हैं ये कब मनाया जाता है, देखे ही होंगे, 16 मई को। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यौन संचारित, ये जो है, एक मिनट, यौन संचारित रोग कौन सा है? ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा आपका जो ये है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है ना कि आज मतलब थोड़ा सा देखिएगा, यौन संचारित रोग जो होता है, यौन संचारित रोग, ये कैसा रोग है ये पूछ रहा है। क्या वो
जो है आपका ये क्लेमाइडिया रोग है, या फिर एड्स है, या फिर हर्पीस है, या फिर इनमें से सभी। आपको पता ही होगा कि यौन संचारित रोग जो होता है ये कैसे होते हैं, इसको बोला जाता है सेक्सुअल डिजीज़। ये क्या होता है कि जब व्यक्ति एक व्यक्ति से अधिक से क्या करेगा, वो जो सेक्स करता है यानी कि लैंगिक संबंध जब होता है तो उस समय उसको इस जो इसका जो वो रोग होता है उससे वो क्या होते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे रिलेशन बना जाए, अगर आप ऑरल सेक्स भी करेंगे तो उससे भी हो सकता है कि आपको क्या हो सकता है, जैसे कोई लिप्स टू लिप्स किस कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसका जो बैक्टीरिया है एक से दूसरे में क्या करेगा, इंक्लूड होगा, और वहाँ से भी आपको क्या हो सकता है, याद रखिएगा बाबू, कौन सा, ये जितने भी होते हैं STD टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर बताइएगा। अब जानते हैं इनमें से सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विडाल परीक्षण, ये जो आपका है विडाल परीक्षण, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्या वह जो है मलेरिया के लिए किया जाता है? क्या वो मलेरिया के लिए किया जाता है, या फिर टाइफाइड के लिए किया जाता है, या फिर डेंगू के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर बाबू, विडाल परीक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा ये विडाल के बारे में। देखना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। आप देखो सबसे पहले जो ये होता है मलेरिया, है ना, मलेरिया होता है, आप जानते हैं तुरंत इससे पहले क्वेश्चन में इसका डिटेल किए थे, फिर उतना नहीं बताएंगे। ये क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग होते हैं। और इसको जो है कैसे देखा जाता है, तो इसको ब्लड को माइक्रोस्कोप से, इसका जो ब्लड होता है इसके ब्लड को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। उसी से पता लगाया जाता है कि उसके ब्लड में क्या है, अगर उसको इफेक्टेड है तो उसमें देखिएगा क्या है, मलेरिया है या फिर क्या है। चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। आपका आता है टाइफाइड, सेकेंड ऑप्शन है टाइफाइड। देखिएगा टाइफाइड जो होता है ये इसके लिए कौन सा टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि ये टाइफाइड बीमारी का, तो इसके लिए जो लगाया जाता है यही आपका है विडाल टेस्ट। कौन सा बाबू, ये आपका हो जाएगा विडाल टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर जो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सी क्या कह रहा है, डेंगू। तो डेंगू, फिर सबसे पहले देखिएगा ये जो डेंगू होता है, अभी तो खैर पहला क्वेश्चन भी था लेकिन फिर से और अच्छे से थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। ये जो होता है एंटीजन ब्लड टेस्ट होता है इसमें। डेंगू के लिए क्या कहा जाता है, एंटीजन ब्लड टेस्ट। एंटीजन ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसको कहीं कहीं पे आपको मिलेगा NS1। अब इसकी ये जो होते हैं डेंगू, ठीक है, ये जो होते हैं डेंगू, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, क्या करें, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें बाबू, तो ये जो होता है किसकी टाइप्स, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, डेंगू। अगर हम डेंगू की टाइप्स की बात करें, अगर हम डेंगू की टाइप्स की बात करें तो डेंगू के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप के डेंगू रोग होता है, जिसमें कि आपका पहला है, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहे हैं बाबू। पहला आपका आता है, फर्स्ट इज CDF बोला जाता है इसको, CDF क्या होता है, तो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है। सेकेंड, दूसरा जो आपका आता है ये आपका आता है ये जो आता है आपका DHF। ये क्या होता है, तो डेंगू होमोरेजिक फीवर होता है। ठीक है, डेंगू होमोरेजिक फीवर होता है। इससे क्या होता है, तो इसके जो अगर सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसका सिम्टम्स जो होता है आपको क्या हो जाएगा, इसका सिम्टम्स क्या ले सकते हैं बाबू,
हाँ, नाक जैसे होता है, नाक आपका हो गया, मशरूम हो गया, इस सब में खून आता है, या फिर शौच या उल्टी में भी क्या होते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। चलिए अब फिर हम लोग तीसरा देखते हैं। ठीक है बाबू, तो अब इसका जो सेकेंड टाइप है क्या है, DHF है, इसको क्या बोलते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। चलिए अब अगर हम इसकी तीसरी टाइप की बात करें, तो थर्ड इज क्या हो जाएगा, DSS। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ पे जो आप लिख दिए DSS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिएगा इसका फुल फॉर्म जो होता है बाबू, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको बेचैनी होना शुरू हो जाता है। फिर और क्या हो सकते हैं, अगर इसकी हम सेकेंड मतलब या फिर दूसरा इसका हम अगर सिम्टम्स की बात करें, तो तेज़ बुखार के बाद उसकी त्वचा जो होगा, उसका जो स्किन जो होगा वो क्या होने लग जाएगा, ठंडा पड़ने लग जाता है। और धीरे धीरे जो आपका पेशेंट होता है, धीरे धीरे पेशेंट क्या होना शुरू हो जाता है, आपका पेशेंट बेहोश होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है आपका कौन सा, डेंगू शॉक सिंड्रोम। चलिए तो यहाँ से तो आप आंसर आप कर ही सकते हैं कि विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण जो किया जाता है किसके लिए किया जाता है, बताइएगा बाबू, विडाल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो वो कौन सा है, 4, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित होता है, बताइएगा। क्या वो अमेबियासिस है, या फिर मलेरिया है, या फिर कालाजार, या फिर इनमें से सभी, बताइएगा कौन सा हो जाएगा बाबू। प्रोटोजोअल डिजीज़, ये प्रोटोजोअल पैरासाइट्स से जो इन्फेक्टेड डिजीज़ जो होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, इस सभी में से सभी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आता है, ये अगला क्वेश्चन बाबू है वीज़ा। ठीक है, वीज़ा जो सामान्य नहीं यहाँ पे होंगे, सामना करते हैं, वीज़ा क्या करते हैं, 1 मिनट, वीज़ा जो है बाबू ये सामना करते हैं किसका, अर्बुदीय विषाणु का, या फिर जीवाणुभोजी का, बैक्टीरियोफेज, या फिर TMB का। अगर हम TMB की बात करें बाबू, तो आप जानते ही होंगे ये जो TMB होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, बताइएगा। तो ये जो होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, ये होते हैं आपके इसमें जो ये आपका खैनी उनी जो होता है, तंबाकू जिसको आप बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। उसमें जो एक वायरस पाया जाता है, उस वायरस का क्या नाम है, टोबैको मोज़ेक वायरस। चलिए तो इसका क्या हो जाना चाहिए, बताइएगा। ये जो आपका आप जो देख रहे हैं अर्बुदीय विषाणु, इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है ट्यूमर वायरस। या आप जीवाणुभोजी को अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। चलिए बताइएगा, वीज़ा जो सामना करते हैं किसका सामना करते हैं, वीज़ा जो सामना करते हैं बाबू वो किसका करते हैं, आपका ये जो है कौन सा, अर्बुदीय विषाणु, इसी का, यानी कि कौन सा, ट्यूमर वायरस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ये जो है ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है डाई एसिटिल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। फिर सेकेंड आता है ऑप्शन थियोफाइलिन, नेक्स्ट आता है लोराजिपम, नेक्स्ट आता है मेथिड्रीन। उनको पता ही होना चाहिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेथाड्रीन। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। यानी ये पूछ रहा है कि किससे आराम मिलता है,
क्या वो एलर्जी से मिलता है या फिर किससे? तो देखिएगा आप ऑप्शन जो है, पहला जो आपका ऑप्शन है बाबू है वो क्या है, एलर्जी से या फिर नौसिया से या फिर कफ से या फिर सिर दर्द से, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, नौसिया से। किस चीज़ से, नौसिया से। आप देखिएगा ये नौसिया जो होता है ये क्या होता है, नौसिया ये जब होता है किसी को नौसिया डिजीज अगर है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि उसका जो होगा जी मिचलाने लगता है, यानी कि उसको उल्टी करने की इच्छा, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या करने की इच्छा होती है, वोमिटिंग करने की इच्छा, वोमिटिंग करने की क्या होना शुरू हो जाता है, इच्छा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? एड्स में जब ये एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? इसमें आप देखिएगा ये जो हो जाएगा एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? क्या वो बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं या फिर न्यूट्रोफिल्स होते हैं? तो बताइएगा क्या होते हैं, टी सेल्स। टी सेल्स में भी कौन सा टी सेल्स होता है बाबू? अगर कहीं पे देखिएगा नेक्स्ट हो सकता है आगे आपको ये क्वेश्चन मिले, यहाँ तो टी सेल्स दे दिया तो आपको तो पता ही होगा कि टी सेल्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो एड्स होता है उसको मतलब उसी को इफ़ेक्ट करता है। फिर आगे अगर हम बात करें तो टी एक जो होता है हेल्पर सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, ऐसे भी दे सकते हैं, और सेल्स को कोशिका भी दे सकता है ना, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, इतना तो आप लोग प्रिपरेशन कर ही चुके होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बाबू, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर जो है, देखिए ये सब जो है ये सब कैंसर्स के टाइप्स हैं, है ना। रोग में भी बहुत टाइप के रोग होते हैं। देखिएगा पहला जो है पहला ऑप्शन आपको कह रहा है मिलेनोमा या फिर लिम्फोमा या फिर सार्कोमा या फिर कासनोमा, बताइएगा। तो सबसे अधिक जो कैंसर होता है और जिसका लगभग अब इसका उपचार भी धीरे धीरे संभव होते जा रहा है, तो आपका जो ये हो जाएगा कौन सा, कासनोमा। कौन सा हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन नंबर डी कासनोमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह, ऑप्शन नंबर ए है, पाचन को अच्छा करने में सहायता करता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, शरीर के ऊष्मा तंत्र को बचाता है, बताइए इसका क्या हो जाएगा। टीकाकरण जब आपको याद होना चाहिए, जब जिस समय कोविड-19 चल रहा था, कोरोना वायरस एक उसका एक दौर था, तो वो इसको बोल सकते हैं जब ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कि जब ये कोरोना जो था, कोरोना का जो काल था वो जब चल रहा था, तो उसके दौरान वैक्सीन लिया जाता था। वैक्सीन क्या करता था, हम लोगों के इम्यून को क्या करता था, बढ़ाता था, है ना। इम्यून यानी कि किसको बढ़ाता है, वो WBC की संख्या को बढ़ाता था। तो क्या करता है, वो जो होता है प्रतिरक्षी पदार्थ को, वो जो टीका लेते थे आप लोग, वैक्सीन लेते थे, तो क्या करता था, प्रतिरक्षी पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आरबीसी में कौन सा रोग होता है बाबू, तो देखिएगा अब जानते हैं कौन सा होता है, एनीमिया टाइप के होते हैं, पाचन को अच्छा करने में ये तो होगा ही नहीं, तो कौन सा आप टिक कीजिएगा, ऑप्शन 10 का सी, प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बाबू। LSD प्राप्त होता है, यानी कि LSD किससे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहले देखिएगा ये जो LSD होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। LSD का जो फुल फॉर्म होता है, देखिएगा इधर हम स्ट्रक्चर भी इसका लगा दिए हैं, है ना। और किसी को यहाँ पे देखने में दिक्कत हो मेरे राइटिंग में, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये जो होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइले या इथाइलामीड, थोड़ा के आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा, आ जाएगा पढ़ने। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमको इंग्लिश मतलब चल रहा हो कि सर ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो इनका मतलब इंग्लिश नहीं आता, वही हम आप लोगों के लिए कैसे पढ़िएगा उसके लिए इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करके बता रहे हैं। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड, ठीक है। ये जो LSD होता है किससे प्राप्त किया जाता है, क्या वो कवक से प्राप्त किया जाता है या फिर लाइकेन से, शैवाल से या फिर जीवाणु से? अब बताइएगा किससे LSD जो प्राप्त किया जाता है, कवक से। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि आपका जैसे कि मुंह जो होगा वो सूखा सूखा सा लगेगा, ठीक है, और स्किन में
प्रोफ्यूज स्वीटिंग होना शुरू हो जाएगा। आपका ब्लड में भी हाई, मतलब ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर्ड हो जाएंगे। मसल्स में नंबनेस आना शुरू हो जाता है, वीकनेस होना शुरू हो जाता है, ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं इसमें। फिर आपके बॉडी का जो तापमान रहेगा, टेम्परेचर, आप जानते होंगे मानव के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका पीसीआर। पीसीआर से जांच होता है, यानी कि पीसीआर टेस्ट किससे संबंधित है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। क्या वो एचआईवी से संबंधित है, या फिर कैंसर से, या फिर क्षय रोग से संबंधित है, या फिर हैजा का जांच होता है, किसके द्वारा, पीसीआर के द्वारा। तो सबसे पहले देखिएगा ये जो आपका पीसीआर होता है ये होता क्या है। अगर हम पीसीआर की बात करें तो ये जो होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके द्वारा किसका जांच होता है, तो इसके द्वारा जो इसमें जो प्रक्रिया अधिकांश, मतलब इसे नॉर्मली समझ लो, इसको इतना डिटेल में समझने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा बस आप नॉर्मली उसको देखिए। पीसीआर से जांच होती है, किसका जांच होता है पीसीआर से, तो आपका जो पीसीआर से जांच जो होता है वो किसका होता है, एचआईवी का जांच होता है, ठीक है। कैंसर के लिए अलग टेस्ट होता है, पीसीआर से किसका जांच, एचआईवी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, फिर इसको पूछ सकता है कि विश्व एड्स दिवस जो होता है कब मनाया जाता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप इसको तो बताने की आवश्यकता है नहीं, क्या हो जाएगा इसका, बताइएगा। देखो बाबू, कुछ अगर हम इससे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन था आपका, अगर इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें एक आध चीज़ और आप देख सकते हैं। जैसे कि बोलेंगे सर चलिए एचआईवी का टेस्ट तो पीसीआर के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन फिर कैंसर का किससे के माध्यम से करते हैं टेस्ट। तो अब इसका अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू। ये जो आपका कैंसर जो होता है इसको किसके टेस्ट के माध्यम से देखा जाता है, तो बायोप्सी टेस्ट, बायोप्सी टेस्ट के माध्यम से कैंसर की जांच किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, और फिर आपका आता है ये क्षय रोग, इसको टीबी बोला जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसको किया जाता है मोटैक्स, फिर मोटैक्स टेस्ट, मोटैक्स टेस्ट के द्वारा किसकी जांच किया जाता है, क्षय रोग का जांच किया जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका विश्व एड्स दिवस। ये विश्व एड्स दिवस को तो भी बताए थे थोड़ी देर पहले, कब मनाया जाता है बाबू, 1 मई को, है ना। अगला क्वेश्चन पे आइए, एड्स का कारक है, अभी तुरंत ये हुआ था किसका, बताइएगा क्या हो जाएगा बाबू, एचआईवी का, ठीक है। चलिए ये जो आप यहाँ पे जो देख रहे होंगे ये एक यहाँ पे जो फ़ोटो जो ये अब आप देख रहे हैं ये जो हम लगाए हैं, ठीक है ना, ये जो है एचआईवी एड्स दिवस के बारे में है। विश्व वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसी के बारे में। हाँ देखो बाबू, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बन रहा है कि अगर एड्स का फुल फॉर्म भी कभी कोई पूछ देता है, ठीक है ना, उसको आप याद रखिएगा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए फिर एचआईवी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो आप एचआईवी का देखो अब इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। एचआईवी जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एड्स का कारक एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है, तो इसको तो बताने की आवश्यकता है नहीं। देखो अभी यहाँ पे है ना हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स भी दे दिया, कहेंगे क्या करेगा आपको दे देगा टी लिम्फोसाइट्स या फिर टी कोशिकाएं, और फिर दे देगा हेल्पर टी भी देगा। तो उसमें जो आप जो टिक की जो कीजिएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। एड्स मतलब जो रोग होता है उस सबसे पहले उसमें एचआईवी वायरस अटैक करता है बॉडी पे,
तो बॉडी पे जो अटैक करता है, किस कोशिका पे अटैक करता है, तो आपका जो रहता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स कोशिका, उसी को ये सबसे पहले क्या करता है, नष्ट करता है। देखिए ये आप जानते हैं ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, WBC, है ना। अगर हम WBC की बात करें तो WBC जो होता है कितने कोशिकांग से मिलकर बने होते हैं, ये जो बने होते हैं 5 कोशिकांग से मिलकर बने होते हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाता है आपका, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, एक और बच रहा है न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल। एक अब आपका बच रहा है बाबू, कौन सा हो जाएगा, इस्नोफिल। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, WBC के 5 कोशिकांग होते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है WBC में वो न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 60 से 70%, है ना। और मात्रा की बात करें तो सबसे अधिक किस मतलब कौन सा किस में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ये मात्रा पाया जाता है WBC में, तो उसका हो जाएगा न्यूट्रोफिल। और अगर बेसोफिल की बात किया जाए, मोनोसाइट की अगर हम बात करें, बेसोफिल, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस्नोफिल। देखिए अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो ये जो होता है इसमें सबसे बड़े आकार के, सबसे अगर बड़ा रुधिराणु पूछे तो वो क्या हो जाएगा, मोनोसाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आप जानते ही होंगे कि ये बेसोफिल और इस्नोफिल कौन कौन सा आपका, देखिएगा एक मिनट मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। बेसोफिल और इस्नोफिल, है ना, बेसोफिल और इस्नोफिल, इसके द्वारा क्या होता है तो आप देखिएगा, इसके द्वारा जो होता है बाबू, ये एक रसायन का क्या करते हैं, एक एंजाइम का स्त्रावन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है, जो कोशिकाएं रहते हैं उसको जो माइक्रोब्स आते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव आते हैं, उसको क्या करते हैं, वो नष्ट करते हैं। और अगर वहाँ उससे नष्ट नहीं होता है तो फिर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट किसका, लाइसोसोम की क्रिया यहीं पे होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है ना लाइसोसोम को। तो वाला जो क्रिया होता है कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है आपके WBC में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था बाबू, एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है, तो आपका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्पर टी कोशिकाओं या फिर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है। आप जानते होंगे ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है ना। और मेरी लैंग्वेज में आप इसको TTI कर लीजिएगा, यानी कि ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है, तो आप जानते होंगे कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो टीका प्रयुक्त किया जाता है वो होता है BCG का टीका, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, DPT टीका किसके लिए किया जाता है, तो ये जो है डिप्थीरिया के लिए, टिटनेस के लिए और फिर परटूसिस के लिए, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें ये TT जो है टीका, ये TT टीका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होता है टिटनेस टॉक्साइड, इसका अगर अब फुल फॉर्म कोई पूछ ले, इसका फुल फॉर्म होता है टिटनस टॉक्साइड, टिटनस टॉक्साइड, ठीक है। चलिए अब हम अगले अगर क्वेश्चन की ओर चलें, इसका आंसर क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस BCG का टीका, ठीक है। चलिए DPT डिप्थेरिया के लिए, टिटनेस के लिए, परटूसिस के लिए, और TT जो होता है टिटनेस के लिए। और इसी में कभी पूछ लेता है तुमसे, वो पूछ लेगा बाबू, इलिसा टेस्ट एक होता है ना, इलिसा टेस्ट, इलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित बाबू होता है ये किसके द्वारा इससे संबंधित होता है, एड्स या फिर इसको हम बोल रहे हैं क्या चीज़, HIV से संबंधित होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ओकोजिन जो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या होता है बाबू, आपका वो पता ही होगा क्या होता है, आपका कैंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओकोजिन किसके लिए उत्तरदायी होता है, कैंसर के लिए होता है। चलिए बुचोरेरिया बैंक्रॉफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग ये फाइलेरिया रोग पैदा करता है या उत्पन्न करता है, यह किस समूह का है, इसका समूह पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो समूह हो जाएगा ये कौन सा, बुचेरिया ब्रो ब्रैंक
क्रॉफ्टी, ये जो आपका हो जाएगा, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हेलमिंथिस या हेलमिनिस, हेलमिन्स, ये जो होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों को टोटल ओवरऑल 40-50 क्वेश्चन करने हैं, तो है ना बाबू, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। देखते हैं, अगर हो पाएगा तो 50 क्वेश्चन भी करवा देंगे, नहीं तो फिर 50 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। थोड़ा सा आपको वो क्या कीजिएगा, कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मोबाइल वोबाइल को अगल बगल करके रखना, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट। डिम्पल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। डिम्पल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ पे बाबू आपसे यही पूछ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, किसके लिए बोलिए, क्या वो डिप्थीरिया के लिए, या फिर पर्ट्यूसिस के लिए, या फिर टाइफाइड के लिए, या फिर टिटनेस के लिए। तो क्या बोलेगा, डिम्पल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता, किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए नहीं किया जाता है। और बाकी बात जितना भी है, ये बाकी बात अब जितना भी देख रहे हैं, चाहे वो तुम्हारा क्या हो जाए, पर्टूसिस हो जाए, टाइफाइड हो जाए, टिटनेस हो जाए, इस सब के लिए इसका उपयोग होता है। जबकि डिप्थीरिया के लिए, जबकि अगर हम बात करें डिप्थीरिया के लिए, तो डिप्थीरिया के लिए इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, जहाँ पे जो क्वेश्चन में रहेगा ना बाबू नहीं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट करता है, थोड़ा इसको ध्यान से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका है, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। बस वही बात देखिए, दे दिया ना, टी कोशिका भी दिया हुआ है और टी हेल्पर कोशिका भी दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो हो जाएगा बाबू आपका, ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, टी हेल्पर कोशिका को हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है 20 हो गया, 21 ये जो है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। क्या उसको एलर्जन कहते हैं, क्या उसको टीका कहते हैं, या फिर एंटीबॉडी कहते हैं, या फिर एंटीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको जो बोला जाता है एलर्जन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। इसको एलर्जन बोला जाता है। देखिए ये तो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, रेड से करते हैं हम लोग, देखिए इसको क्या बोलते हैं, एलर्जन। चलिए एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षियाँ हैं, प्रतिरक्षियाँ या प्रतिरक्षियों हैं, कौन सा हो जाएगा, IgE होना चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर बी। वे जो IgE होता क्या है, तो अब देखिएगा, ये जो होता है लेटेक्स की वजह से इम्यून सिस्टम IgE के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने का काम कर सकता है। इसमें जो होता है, इसमें IgE में, इसमें बेहद जानलेवा प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, एनाफिलेटिक मोस्ट VVI, और मेरी लैंग्वेज में मोस्ट TTI, मतलब कि बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट ये है। देखिएगा ये जो वो क्या है, एनाफिलेटिक, एनाफिलेटिक, एनाफिलेटिक प्रतिक्रिया, एनाफिलेटिक एक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए एक्शंस बोलते हैं, या फिर इसको क्या रिएक्शंस बोला जाता है, लगा दीजिएगा, है ना। चलिए ये हो गया आपका, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है 23, ये पूछ रहा है एलर्जी के कारण होने वाले रसायन कौन से हैं। तो स्रावित होने वाले रसायन पूछ रहे हैं बाबू, क्या हो जाएगा, हिस्टामिन, या फिर सीरोटिन, या फिर ये भी दोनों। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप जानते ही होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, A एंड B दोनों। क्या हो जाएगा, A एंड B दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। देखिएगा आपको याद होना चाहिए, एक ट्रिक होता है जो हम आपको लिखवाए भी थे, कि हवा चलते ही पत्ते टूट जाते हैं और नए बाबू मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। जैसे भी नया साल आ रहा है तो पुराना साल छूटते जाएगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से नए बाबू मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। तो इससे जो ट्रिक जो हम दिए थे आपको, इस ट्रिक से कम 10 क्वेश्चन जो थे वो क्या थे आपके, बैक्टीरियल डिजीज़ थे, वो आप उसको याद कर लीजिएगा, याद होना चाहिए। बताइए क्या टाइफाइड होता है बैक्टीरियल डिजीज़, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। तो इसमें से क्या करना है, वो जो ट्रिक जो लिखवाए थे, हवा चलते ही पत्ते टूट जाते हैं और नया बाबू मिलते ही पुराने छूट जाते हैं, इस ट्रिक में जो रोग नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो नहीं आएगा उसी के बारे में हम इसमें पूछ रहा है। देखिएगा आपको पहला जो ऑप्शन है टाइफाइड, कुष्ठ,
डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। बताइएगा कौन सा हो जाएगा बाबू इसमें? कौन सा रोग नहीं है इसमें? जो इन्फ्लुएंजा है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा यही रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा एक जो है बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। इन्फ्लुएंजा कैसा डिजीज़ है? तो ये जो है ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ये कौन सा डिजीज़ है? वायरल डिजीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिफ्लेंटिसिस का कारक, देखिए यहाँ पे कारक भी पूछ लेता है ना, फैक्टर। ये भी आपका मोस्ट भी है, इसको भी हम बोल देंगे। आप क्या चीज़, ये भी जो आपका क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके TTI क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। देखिएगा एलिफेंटेसिस ये क्या है? जैसे देखिए एस्केरिस जो होता है, अगर हम एस्केरिस की बात करें तो इसका जो कारक अगर पूछेगा, एस्केरिस का अगर कारक आपसे पूछ ले, तब इसके कारक कौन सा बोलिएगा? वोर्म, जो कि कृमि होते हैं, है ना। वोर्म यानी कि जो कृमि होते हैं वो इसका क्या होता है? कारक होता है। अगर हम चिड़िया की बात करें तो ये जो होता है चिड़िया का क्या होता है? ये होता है एक फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। यानी कि एस्केरिस किसके द्वारा? वर्म के द्वारा, कृमि के द्वारा। कृमि में भी आते हैं 2-3 प्रकार का, आपको राउंड वर्म हो जाते हैं, गोल कृमि हो जाते हैं, फीता कृमि हो जाते हैं ना, टैप वर्म, ये सब आते हैं। तो चिड़िया किसके द्वारा? फंगल इन्फेक्शन है। बुचेरेरिया अगर हम बात करें तो ये जो बुचेरेरिया होता है ये किसका कारक है? बोलिएगा मेरे प्यारे प्यारे, क्या चीज़? बाबू और बाबुआइन। क्या हो जाएगा? एलिफेंटेसिस का कारक है, ठीक है। चलिए मिल गया आपका ऑप्शन ही है। देखिए तंबाकू, तंबाकू का मुख्य अवयव यानी कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? बताइएगा। तंबाकू में निकोटीन, इसमें तो कोई डिस्कशन करने वाली बात है ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है, टीबी किससे होता है? तो टीबी जो होता है किससे होने वाले रोग हैं? क्या वो गोनोरिया है? बताइए, क्या वो गोनोरिया है, या फिर माइकोबैक्टीरियम है, या फिर ट्रोपोनोमा है, या फिर बैसिलस है? देखिए टीबी जो होता है ट्यूमर क्लोसिस, है ना, ट्यूमर क्लोसिस, ये जो होता है ये किससे होता है? इसका जो ये बैक्टीरिया का नाम होता है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा जो टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं ना, यानी कि जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो रखा होता है, इसी को हिंदी में आई थिंक बोलते हैं कुष्ठ रोग, है ना। हाँ कुष्ठ रोग इसी को बोला जाता है। तो देखिएगा जो उससे संबंधित जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं ना। आप कैसे रखिएगा वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो इसे इफ़ेक्टेड पेशेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो खाना खाएंगे तो उनके थाली में किसी को खाना नहीं खाना है ना, उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना है। उसके माउथ के जहाँ से श्वसन रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस बना के रहेंगे, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है? संक्रमित रोग होता है, संक्रामक रोग होता है, ठीक है। चलिए देखिए बैक्टीरिया भी ये जो है तुम्हारा ये टीबी जो है बाबू, ये भी संक्रामक रोग ही है, ठीक है ना। इसको अदरवाइज ये नहीं सोचना कि संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग ही है। और इसका जो कोटा होता है ना 6 महीना साल भर खाना पड़ता है टैबलेट, और अगर बीच में अगर आप गैप कीजिएगा ना तो उसको फिर से वो डबल डोज दिया जाता है, उस टैबलेट को कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए वायरस जनित रोग कौन सा है? आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले ही जब बात हुआ था किसका? इन्फ्लुएंजा, है ना, इन्फ्लुएंजा। वायरस जनित रोग कौन से? इन्फ्लुएंजा है। मलेरिया आपको पता ही है, प्रोटोजोअल डिजीज़ है। डिप्थीरिया कैसा है, सिफिलिस क्या है, इस सब के बारे में हम बता चुके हैं। चलिए बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए चेचक, चेचक जो होता है यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ना, चेचक को आप देख सकते हैं बाबू। ये जो हम डायग्राम यहाँ पे लेके आए, देखिए डायग्राम हम इसलिए लेके आएंगे जिससे कि क्या हो जाएगा आपको मतलब समझने में सुविधा होगा और याद भी रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल टाइप का जो बना हुआ है ना,
गोल गोल टाइप का जो बना हुआ है, इसी को बोलते हैं चेचक। तो बताइएगा चेचक कैसा बीमारी है? क्या वो विषाणु से होने वाले रोग हैं, या फिर जीवाणु से, या फिर कवक से, या फिर मच्छर के काटने से? बताइएगा फटाफट। क्या हो जाएगा बाबू इसका? चेचक किसके कारण होता है? तो ये जो होता है विषाणु के कारण होता है। यानी कि चेचक को हम क्या बोल सकते हैं? ये जो तुम्हारा चेचक है इसको बोल सकते हैं कैसा डिजीज़? एकदम बहुत बहुत बड़े अक्षर में बोल सकते हैं वायरल डिजीज। क्या कहीं किसी को डाउट है इसमें? डाउट तो नहीं होना चाहिए बाबू। अगर डाउट रहेगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? देखो चिकन पॉक्स अलग होता है और ये जो तुम्हारा चेचक अलग होता है, ठीक है ना। ये चिकन पॉक्स जो होता है ये किसके कारण होता है? ये जो होता है आपका वेरिसेला वायरस, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिएगा, वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं? चेचक रोग होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अभी थोड़ा दूसरी जगह आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो वॉइस नॉइज़ ज़्यादा है, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, है ना। बगल में ही वो ट्रैफिक वगैरह है, इसीलिए कुछ आवाज़ आ रहे होंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट। अगर हम 31 क्वेश्चन की बात करें तो अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ेगा? देखिए पूछ रहे कुप्रभाव अल्कोहल। सबसे पहले जानेंगे अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल, ये जो आप देख रहे हैं अल्कोहल, अल्कोहल महोदय जो हैं, ये अल्कोहल द्वारा किस अंग को प्रभावित, अगर जो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल का वो सेवन कर रहा है तो उसका जो होगा बॉडी के किस पार्ट को वो इफेक्ट करेगा, यानी कि इफेक्ट पहुंचाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर किसको? क्या वो हृदय, हार्ट में जाएगा? नहीं। यकृत, लीवर। देखो इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ, हार्ट को इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, है ना। हार्ट, यकृत को बोलते हैं लीवर, मस्तिष्क को बोला जाता है बाबू ब्रेन, फेफड़ा को बोला जाता है क्या चीज़? लंग्स, लंग्स। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल किसको करेगा? लीवर को इफेक्ट करेगा, इफेक्टेड करेगा, है ना। कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन। गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि है। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे टेंशन्स आते हैं, माइंड में आते रहते हैं, है ना। तो टेंशन्स क्या आते रहते हैं कि नींद नहीं आता है। गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि, तो वो जब नहीं आता है, बेचैनी टाइप का होता है, तो उसको नींद आने के लिए एक टैबलेट खाया जाता है। उसमें क्या मतलब मिलाया जाता है, या उसका जो मेडिसिन है उसका क्या नाम है, ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या वो एस्टिमुलेंटा है, या फिर हेलुसिनोजेन है, या फिर सेडेटिव मालिक है, या फिर ओपिएट नार्कोटिक है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? गहरी निद्रा, है ना, डीप स्लीप में सेडेटिव मालिक, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो आता है, देखिएगा निकोटीन। निकोटीन कैसा होता है? इसमें को तो एक लाइन में आप लोग देखते ही हमको विश्वास है, आप लोग टिक कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो जो निकोटीन कैसा है? ये होता है आपका कैसा? क्षारीय होता है, बेस फॉर्म में रहता है निकोटीन, है ना। चलिए नेक्स्ट में देखिए एड्स का कारक क्या है? HIV। तो इस पर तो खैर हम लोग चर्चा अच्छा खासा कर लिए हैं, है ना। तो इस पर बिना देरी किए हुए अब नॉर्मली इसमें देख लीजिएगा, उसका हमें स्ट्रक्चर दे दिए हैं आपका। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये जो आपका एड्स है, एड्स का कारक कौन होता है? HIV होता है। HIV का ये क्या है? HIV का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। HIV का ये स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा इसके आंसर देखिए, हम देखो एड्स जो होता है इसका कारक क्या होता है? फैक्टर को इसके कारण ये होते हैं, तो किसके कारण हो जाएंगे बाबू? वो पता ही होगा, HIV, है ना। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? ये सब ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। और थोड़ा सा डिटेल में भी जानना जरूरी होता है। एड्स को बता दिया, मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोअल डिजीज़ होता है, आपको पता ही होगा, है ना। चलिए क्षय रोग कैसा होता है? तो क्षय रोग कैसा होता है? क्षय रोग जो होता है तुम्हारा TB जो होता है उसको क्षय रोग बोलता है। ओहो हो, वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा बाबू हम वहाँ पे मिस कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती है।
हाँ, वहाँ पे जो है ना कुष्ठ रोग वो दूसरा होता है। ठीक है, ये क्षय रोग जो होता है इसको क्षय रोग को बोलते हैं हम लोग, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये तो ह्यूमन एरर है ना। चलिए, इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? सब पे तो फिर से वही बात हो जाएगी, डिस्कशन इस पर करना हम कोई ज़रूरी समझते हैं नहीं, पता ही होगा। बैक्टीरिया जनित, जो कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन से रोग हैं, ये क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है ना। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया से होने वाले रोग, सिफिलिस, है ना। वही ट्रिक बैक्टीरिया के लिए कौन सा ट्रिक आपको बताएं, हवा चलते ही पत्ते टूट जाते हैं और नए बाबू मिलते हैं पुरान का छूट जाते हैं, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ उत्पन्न होता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे उत्पन्न होता है? क्या वो थाइमस में उत्पन्न होता है, अमाशय में उत्पन्न होता है, या कृत में उत्पन्न होता है, या फिर अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है? तो ब्लड कहाँ बनता है? पता ही होगा कहाँ पे, अस्थि मज्जा, है ना। आई थिंक इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, बोन मैरो, बोन मैरो। चलिए, अगला देखते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है? प्रतिरक्षा तंत्र के पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं होती है? देखिए, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आपको फंसा रहा है। प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूपेण या फिर पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? आपसे जो यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है, क्या वो किलट कोशिकाएं हैं, या फिर आपका सहायक टी कोशिकाएं हैं, या फिर निरोधी टी कोशिकाएं हैं, मेमोरी टी कोशिकाएं? बताइए। ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही BBS को आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, डबल नहीं, ट्रिपल स्टार, है ना। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका, निरोधी टी कोशिका। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? अब देखिएगा, लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है, तो यहाँ पे जो है लिम्फोसाइट के ऊपर क्या होता है बाबू, आप जानते हैं, IgD। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IgD। देखिए, रेबीज़ का टीका किसने प्रचलित किया था? अब यहाँ पर अगर हम टीका की बात करें, है ना, तो टीका क्या एडवर्ड जेनर साहब थे, या फिर पास्चर साहब थे, लुई पास्चर, है ना, या फिर डार्विन महोदय थे, या फिर लेमार्क महोदय थे। तो रेबीज़ जो है, रेबीज़ जो रोग होता है, कैसे रोग होते हैं? ये एक वायरल डिजीज़ होता है सबसे पहले, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसके काटने से हो रहा है, तो रेबीज़ जो रोग होता है कुत्ता के काटने से होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, और रेबीज़ का टीका किसने प्रचलित किया? ये पूछ रहा है कि रेबीज़ का जो टीका फॉर्मेशन किया किसने किया? तो आपको पता ही होगा कौन सा है, वो जाएंगे, लुई पास्चर। रेबीज़ का टीका कौन? लुई पास्चर। और डार्विन, इस दोनों की अगर हम बात करें, डार्विन और लेमार्क, तो ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो डेवलपमेंट के थ्योरी से संबंधित हैं, डेवलपमेंट के थ्योरी से संबंधित हैं। कौन से? ये दोनों, डार्विन महोदय और लेमार्क महोदय। ये विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद वाली बात। कौन सा, अगर हिंदी में हम बात करें, विकासवाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगर ये देखिए बाबू, अगर आप जानना चाहते हैं थोड़ा इसको डिटेल में और जान लीजिएगा। ये जो रेबीज जो होता है, थोड़ा सा हम स्पीड में इसलिए बोलेंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना। देखिएगा, ये जो होता है रेबीज़, जब रोग होता है, तो जब कुत्ता काटता है ना, तो वो जो लसिका जो निकलता है ना, तो लसिका के द्वारा होने वाला रोग होता है। वायरस इंटर्स ए टिश्यू फ्रॉम सलाइवा बाइटिंग एनिमल्स, यानी कि इसमें जो वायरस होते हैं वो प्रवेश करते हैं जब लाड़ ग्रंथियाँ जो होती हैं, या फिर लसिका ग्रंथियाँ जो होती हैं, उसी के माध्यम से ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में जाते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमको विश्वास है। अगर हम इसके सेकेंड सिम्टम्स की बात करें, तो फिर वायरस रिप्लिकेट्स इन मसल्स नियर बाइट। ठीक है। थर्ड, वायरस मूव्स अप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू CNS। नेक्स्ट, वायरस एसेंड्स स्पाइनल कॉर्ड, फिर वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्टेड करेगा। उसके बाद उससे आगे जैसे धीरे धीरे टाइम होता जाएगा,
फिर क्या करेगा, वायरस रीचेज ब्रेन एंड काउजेज फैटल इंसेफेलिटीज़। कहने का मतलब ये है कि वायरस धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा, आपके मस्तिष्क में पहुँच जाएगा, और वो जो फैटल इंसेफेलिटीज़ होते हैं उसको ये इफेक्टेड कर देंगे। और फिर जो उसके ऊपर जैसे ही जाएंगे तो उसके ऊपर क्या है, वायरस इंटर्स सैलिवरी ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गेन्स ऑफ विक्टिम। फिर क्या करेंगे, वो आपके सैलिवरी ग्लैंड्स जो होंगे उसमें पहुंच जाएंगे बहुत सारे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, समझ ही रहे होंगे, आप किसके प्यारे हो जाएंगे है ना। चलिए, अब समझ रहे होंगे किसके प्यारे हो जाएंगे, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। अगर देखिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ ना बहुत सुंदर सा पूछ, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से जानने की आवश्यकता थी। यहाँ पे जो और थोड़ा देख लीजिएगा आप, 1 मिनट। ये जो एडवर्ड जेनर साहब हैं, है ना, देखिएगा ये दोनों तो किससे संबंधित हो गए, डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित हो गए। और फिर यहाँ पे जेनर, यहाँ पे हमको लगा जो ये छूट गया तो उसको देख लीजिएगा। जेनर जो था एक 1796 ईस्वी में, कब अगर ईस्वी पूछ ले तो एडवर्ड जेनर साहब 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की क्या किए थे, खोज किए थे। इसकी अगर हम बात करें तो ये बेचारा जो जेनर साहब है, किसका, देखो जेनर जो होते हैं किसका, तो ये आपके किसका, चेचक, चेचक का जो टीका होता है। 1 मिनट, देखिएगा ये जो थे आपके कौन से, जेनर महोदय, ये क्या कहते, किसका खोज, टीके की खोज किए थे, जो जेनर महोदय थे ये टीका का खोज किए थे, वो किसका, तो इसको आप याद रखिएगा किससे, तो ये जो खोज किए थे चेचक के टीके का, है ना। चेचक के टीके का खोज कौन किया था, तो जेनर महोदय। लुई पास्चर रेबीज़ के टीके का खोज किया था। और डार्विन डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित हो गए, डार्विन और लेमार्कवाद, है ना। एक्सरसाइज 7 याद कीजिएगा, विकास चैप्टर जो आपका है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपका है बाबू, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन आपका है वो है आपका ऑप्शन, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलोमीन का रक्त में स्त्राव। सेकेंड ऑप्शन नंबर जो बी आपका है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, यानी कि उसका जो होता है ना रक्तचाप, वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वो एकाएक बढ़ जाता है ना, एकाएक वृद्धि कर लेता है। यानी कि बीपी के पेशेंट होते हैं जो अक्सर जो वो खैनी खाते हैं, लेकिन हमारे बिहार में उसको बोला जाता है बुद्धिवर्धक चूर्ण, है ना। तो थोड़ा सा इसको आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसके अगर हम आंसर की बात करें बाबू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों। चलिए देखिए, कैंसर किस कारण से होता है, कैंसर किस कारण से होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्या होता है, नहीं होता है। ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कैसे आपको एग्जाम में वो छांटिएगा थोड़ा सा, वो भी देखिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम सिखा देते हैं। वो देखिएगा, ये जो आपको देख रहे हैं दिया हुआ है क्या, जीवाणु के द्वारा, क्या ये जीवाणु तो होता है कैंसर, बताइएगा, जीवाणु के द्वारा कैंसर होता है, नहीं होता है, तो फिर ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब जब आप जैसे ही ये ऑप्शन आपका नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे ए और बी दे दिया, क्या ए भी होगा, चूँकि ए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कट गया, तो क्या ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अगर हम आगे की अगला बात करें, अगला जो अगर बात कीजिएगा आप, इनमें से कोई नहीं, इसको भी रहने देते हैं, इनमें से कोई तो होगा नहीं, क्या हो जाएंगे, ऑन्कोजीन्स के द्वारा। कैंसर जो होता है किसके तो कारण होता है, ऑन्कोजीन्स के कारण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद, कौन सा, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन ये आपको आपका है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ये है हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु और लाल शैवाल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप लोग जानते ही होंगे, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और क्या कीजिएगा आप इसको हम छोड़ते हैं और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, हम लिख दिए हैं। अब ऐसा ना जो बस वही आराम से फिर सो जाना देख के इसको
उसको थोड़ा सा इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सब आप लोग पढ़े हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करें तो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला कौन सा जीव होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जो जीव का समूह होता है, क्या वो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बायोटिक खाद होते हैं, ईस्ट होते हैं, या फिर जैविक कीटाणुनाशक होते हैं? तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह कौन सा होता है? ये होता है आपका जैविक खाद यानी कि बायोटिक। और इससे बढ़ के अभी तक धरती पे कोई सा भी नहीं बना है जो कि ज़्यादा आपके पेड़ पौधा को क्या करेगा, लाभ प्रदान करेगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, यानी कि इसका आप देख ही लिए हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव कौन सा है? तो ये होते हैं जैविक खाद होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो आपका आ रहा है ऑप्शन क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे बाबू। ये जो आ रहा है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? पहला है ऑप्शन नंबर ए है त्वचा का कैंसर, फिर है हे ज्वर, इंटेरिक ज्वर, गलगंड। बताइएगा। बीमारी प्रत्युर्जक, है ना। चलिए इंग्लिश तो ये हिंदी तो मेरा है ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। चलिएगा इसका क्या हो जाएगा बाबू रे, आप लोग बताइएगा। प्रत्युर्जक क्या हो जाएगा? हे ज्वर। हम आपको बोले बाबू रे, देखिए थोड़ा सा हम हिंट किए हैं, ये भी बोल के बाबू रे, ये नहीं समझना कि सर हमको ये बाबू रे बोल दिया है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी आपको रे बोले हैं इससे थोड़ा सा हम आपको हिंट किए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हे ज्वर, है ना। हम रे बोले, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हे ज्वर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद रहती है क्या कहलाती है? क्या वो सहज प्रतिरक्षा कहलाती है, या फिर उपार्जित रक्षा कहलाती है प्रतिरक्षा, या फिर स्व प्रतिरक्षा कहलाती है, या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है? अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा पहले समझिएगा। सबसे पहले अगर हम ये उपार्जित की बात करें तो ये जन्म लेने के बाद किसी भी चीज़ का जो उपार्जन करेगा, यानी कि एक्वायर्ड जो वो करेगा, है ना, एक्वायर्ड, यानी कि वो ये एक्वायर्ड प्रतिरक्षा क्या खाएगा नहीं खाएगा, उससे क्या होगा, एंटीजन उसका बहुत सुंदर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये जन्म लेने के बाद। ऐसा नहीं है कि तुम जब कोई भी व्यक्ति जब लॉन्च करता है तो उसी समय से उसको क्या रहेगा, उपार्जित वो गुण लेके नहीं आता है। उपार्जित गुण का मतलब होता है कि वो खुद के द्वारा उस गुण को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो देखिएगा जो जन्म के समय से मौजूद रहता है। इसका आंसर आप लोगों को छोड़ दें, नहीं चलिए बता देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सहज प्रतिरक्षा, स्व प्रतिरक्षा, जो स्वयं में प्रतिरक्षा निष्क्रिय है, इसका मतलब क्या, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं बाबू। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, अब पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? मोस्ट टीटीआई, मोस्ट टीटीआई, मोस्ट टीटीआई, मोस्ट टीटीआई, मोस्ट टीटीआई। देखना बाबू, पोलियो को चिकित्सीय भाषा, सबका चिकित्सीय भाषा होता है। जैसे तुम्हें देखो क्या ये पोलियो को चिकित्सा भाषा में क्या कहते हैं? क्या उसको शैशव लकवा कहते हैं, या फिर जलांतका कहते हैं, जबरे का लकवा कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी? बताइएगा क्या हो जाएगा बाबू। देखिए ये जो जलांतका जो होता है, ठीक है ना, ये जलांतका जो होता है इसको रेबीज, रेबीज जो होता है एक, अभी तुरंत इससे आप देखे थे, कुत्ता जो काटता है, रेबीज। तो रेबीज को चिकित्सीय भाषा में बोला जाता है जलांतका, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा आपका जो आ रहा है बाबू, क्या ये जो होता है जलांतका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जलांतका को चिकित्सीय भाषा में, रेबीज को चिकित्सीय भाषा में जलांतका बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो रेबीज से क्या होता है उसके, अभी तुरंत आप डायग्राम में देखे थे कि मस्तिष्क में क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी लिखते हैं, मस्तिष्क में क्या होते हैं बाबू, तो भागते जा रहा है, मस्तिष्क में सूजन होते हैं, ठीक है, मस्तिष्क में सूजन होते हैं। अगला चलेगा विडाल परीक्षण, लगता है ये रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू, इसका 1 मिनट रुक जा बाबू, इसका आंसर तो पहले दे दो। 47, पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? बताइएगा, पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? शैशव लकवा ही कहते हैं। शैशव लकवा किसको बोला जाता है?
पोलियो को ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है विडाल परीक्षण, इसको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। ये जो होता है किससे संबंधित होता है? टाइफाइड से। PCR ये सब के बारे में आपको बताया गया था, है ना, टाइफाइड के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे की ओर आते हैं हम लोग। अगला जो आपका क्वेश्चन है देखिएगा, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन जो है 49th नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पर वो आपको बोल रहे हैं कि निम्नांकित में वायु जनित रोग कौन सा है? यानी कि जो वायु के द्वारा होता है, क्या वो क्षय रोग होते हैं, क्या वो डिप्थीरिया होता है, निमोनिया होता है, इनमें से सभी? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइएगा। क्षय रोग, वही कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस, याद कर लीजिएगा, यानी कि TB, है ना, ट्यूबरकुलोसिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस देख लीजिएगा, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है ना। डिप्थीरिया पता ही आपको, न्यूमोनिया ये किससे होते हैं? ये जो तुम्हारे हैं एयर यानी कि हवा से होने वाले रोग जो हैं कौन से हैं? आपका ऑप्शन नंबर C, इसमें क्या है? निमोनिया। ठीक है, चलिएगा हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं एंड हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक श्वापक नारकोटिक पदार्थ है? नारकोटिक पदार्थ यानी कि इसका क्या करते हैं ये इनलीगल हो जाता है ना, जो भी ये पदार्थ हैं, क्या वो मॉर्फिन, कोकीन और चाय होते हैं? पता ही है क्या, ये जो चाय जो पीता है ये जो आप चाय पीजिएगा तो क्या आपको यहाँ पे कोई प्रतिबंध है? चाय पीने में कोई रोक सकता है आपको? जेल हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, B नंबर जो आपका ऑप्शन है ये है हीरोइन, कोकीन और तंबाकू। खैनी भी बहुत लोग खाते हैं, है ना, इसको इसमें भी कहीं पे रोक टोक नहीं है। ये कैसे ऑप्शन छांटिएगा ना, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा बाबू। ये जो तंबाकू है इसको आपको इसको देखिएगा, जो अक्सर सभी लोग क्या करता है खा खा के फेंके हुए रहता है, इसको ये इनलीगल इसको नहीं माना गया है, तो खैर बंदी, लेकिन इनलीगल नहीं है। इनलीगल इसलिए नहीं हो क्योंकि देखते होंगे आपका और से बहुत सारे जो हैं विमल हैं, इस सबका प्रचार अच्छे अच्छे एक्टर्स लोग करते हैं, क्रिकेटर्स करते हैं, है ना। तो जब एक चीज़ और याद रखिएगा कि किसी को भी ना अपना ये लाइफ क्या बोलते हैं लाइफ मॉडल किसी को मत बनाइएगा, वो बड़ी सोच समझ के बनाना पड़ता है। अक्सर जो लाइव मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं देखिएगा आप टीवी पे क्या करते हैं प्रचार करते हुए रहते हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वही चीज़ जो कि आपके लाइफ को हार्म पहुंचाएगा उसी का प्रचार करते रहते हैं, है ना। चलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर C जो है ब्राउन शुगर, हशीश और कॉफ़ी। क्या कॉफ़ी वही वाली बात है कॉफ़ी इसी ये लीगल तो है नहीं कॉफ़ी, है ना, कॉफ़ी की खेती की जाती है पहाड़ी इलाका में। चलेगा अगला देखते हैं, कोकीन, हीरोइन और हशीश, ये जो है तुम्हारा ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर D, यही इसका हो जाएगा क्या चीज़, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित समूह में कौन संवेदनात्मक श्वापक नारकोटिक पदार्थ है? यही हो जाएगा कोकीन, हीरोइन और हशीश।